हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 11th क्लास की फिजिक्स सेकंड चैप्टर और आज का लेक्चर नंबर 3। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मात्रकों की विभिन्न प्रणालियां क्या हैं, मूल राशियां पढ़ी थी और उनके एसआई मात्रक पढ़े थे। तो उस समय हमने ये कहा था कि मात्रक का जब निर्धारण करते हैं तो कुछ बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। जब ये मात्रक बनाए गए थे, उनको परिभाषित किया गया था, तो उस समय क्या क्या सावधानी रखी गई होंगी कि 1 मीटर जो आज हमें जितना लेंदी दिखता है, जितना बड़ा दिख रहा है, वो उतना ही 1 मीटर क्यों लिया, उससे अधिक या उससे कम क्यों नहीं लिया। तो इस तरीके से कुछ बातें आपको याद रखनी है कि जो मात्रक है हमारा, जो प्रॉपर यूनिट कहना चाहिए, उचित मात्रक में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, CHARACTER, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रॉपर यूनिट। तो आज आपको वो बात क्लियर हो जाएगी। तो कुछ सबसे पहला पॉइंट जो हम मानक मानेंगे, हमने बताया था कि मात्रक क्या है कि उस भौतिक राशि के एक निश्चित मात्रा को हम एक मानक मान लेते हैं। तो कितनी मात्रा को निश्चित मानक मानेंगे, उसको ही हम मात्रक कहेंगे। तो उस मात्रक के लक्षण पढ़ रहे हैं। बेटा सॉरी, इसमें प्रॉब्लम हो गई, कल भी दिक्कत कर रहा था, आज इंक छोड़ने लगा। एक सेकंड बेटा, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। चलिए आगे चलते हैं। तो जो उचित मात्रक है वो एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होना चाहिए। ये नहीं कि कोई कंट्री कह रहा है हम इसे नहीं मानेंगे, कोई कंट्री कह रहा है हम इसे नहीं मानेंगे, यानी पूरे विश्व में उसको मान्यता मिली हो, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य हो। संक्षेप में लिखता चल रहा हूँ, यानी अंतर्राष्ट्रीय, आप इसको डिटेल में लिख लेंगे, कोई समस्या नहीं है, समझ में आना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य हो, यानी इसको मान्यता मिली हो। इसीलिए वही मैंने बताया था कि जो ये मानक बनाए गए, एसआई जो इंटरनेशनल सिस्टम है, उसमें एक बैठक बुलाई गई थी, एक समिति का गठन किया गया था जिसमें पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे वैज्ञानिक उसमें उपस्थित थे। तो सब सर्वसम्मति से बनी थी। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे मान्यता मिली हो उस मात्रक को। दूसरी बात, वह मात्रक आसानी से उपलब्ध हो, उसकी उपलब्धता बहुत आसान हो, अवेलेबल हो, यानी उपलब्धता याद रखेंगे, उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो आसान हो, उपलब्धता आसान हो, सहज हो, सुगम हो। बात समझ रहे हैं। तीसरा पॉइंट, वो मात्रक ऐसा होना चाहिए कि समय के साथ और स्थान के साथ परिवर्तित नहीं होना चाहिए कि आज 1 मीटर हमारा इतना बड़ा है, 10 साल बाद इतना रह जाए या इतना बड़ा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिक्स होना चाहिए, उसमें चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, यानी समय के साथ साथ स्थान के साथ भी चेंज नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि भारतवर्ष में मीटर इतना बड़ा है, इंग्लैंड में इतना बड़ा है, अमेरिका में इतना बड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। या 1 किलोग्राम जो वेट है वो अलग अलग न हो, यानी समय और स्थान के साथ, बहुत संक्षेप में लिख रहा हूँ, समय आपका बर्बाद न हो, समय और स्थान के साथ के सापेक्ष या साथ अपरिवर्तित हो, बदलना नहीं चाहिए भाई। बहुत संक्षेप में मैं पॉइंट लिख रहा हूँ। और चौथा पॉइंट, ये मात्रक ऐसा होना चाहिए कि उसका जो भौतिक यानी फिजिकल कंडीशंस हैं, जो भौतिक स्थितियां हैं, उनके बदल जाने से वो बदल नहीं जाना चाहिए। कि जैसे हमने मान लो ये मीटर पैमाना लोहे का बना लिया या किसी धातु का बना लिया, और आपने पढ़ा है कि धातुएं गर्मियों में फैल जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो अगर हमने लोहे का पैमाना एक बना लिया तो गर्मियों के दिनों में उसमें विस्तार हो जाएगा, जो हमारा मानक मीटर है वो बड़ा हो जाएगा, तो वो मीटर बदल गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी ताप, दाब आदि भौतिक स्थितियों
जो भौतिक परिस्थितियां हैं या भौतिक अवस्था हैं, भौतिक परिस्थितियां क्या होती हैं, जैसे ताप, दाब आदि बहुत सारी हैं। ताप है, दाब है, मौसम का असर है, आर्द्रता है, वातावरण की ह्यूमिडिटी है, बहुत सारी फैक्टर्स हैं। इन पर इसका कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, भौतिक परिस्थितियों से अप्रभावित होना चाहिए, कोई प्रभाव न पड़े। ये नहीं कि मौसम बदल गया तो हमारा जो मात्रक है उसका साइज या उस जो भी साइज से ही मतलब नहीं है, जिस चीज़ का भी वो मापन कर रहा है उसमें चेंजिंग ही आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भौतिक परिस्थितियों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और हमें उसका जो परिमाण निश्चित किया है वो एक उचित परिमाण हमें मानना चाहिए, जिससे कि जब हम किसी राशि को मापें तो ऐसा ना हो कि उसका संख्यात्मक मान बहुत ज़्यादा आ रहा है। बात समझ रहे हैं? संख्यात्मक मान बहुत ज़्यादा आए ऐसा भी नहीं होना चाहिए, यानी इतनी छोटी मात्रा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मात्रक छोटा होगा तो संख्यात्मक मान बढ़ेगा। ये पिछले लेक्चर्स में समझा चुका हूँ। तो मात्रक इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि उसका आंकिक मान या संख्यात्मक मान बहुत अधिक आए, या इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि संख्यात्मक मान बहुत छोटा आए। जैसे कोई व्यक्ति आपकी, उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ भाई, कोई व्यक्ति आपकी उम्र पूछता है तो आप उसको वर्ष में बताते हैं, यानी आपकी उम्र के लिए समय का मात्रक वर्ष ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ तो खैर बात हो रही है एसआई मात्रकों की बात हो रही है, लेकिन ये व्यवहारिक मात्रक है, लेकिन मैं उदाहरण से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आपकी उम्र, मान लीजिए आप जैसे 11th के स्टूडेंट हैं तो आपकी उम्र जैसे 16 साल के आसपास होगी, 16, 17, 18 वर्ष के होंगे। तो हम आपसे आपकी उम्र पूछते हैं तो आप 16 वर्ष बताएंगे। क्या बताएंगे? 16 ईयर्स ओल्ड। तो वर्ष के हिसाब से, उम्र के हिसाब से वर्ष हमारे लिए प्रॉपर एक मात्रक रहा। अगर आयु की बात करें तो कि किसी व्यक्ति की आयु तो पृथ्वी की भी है, सूर्य की भी है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी फिर। तो आपकी आयु पूछी जा रही है तो आप वर्ष में बताएंगे, क्योंकि ये प्रॉपर मात्रक हो गया। क्योंकि जो संख्यात्मक मान है वो न बहुत बड़ी संख्या है न छोटी संख्या है। और अगर आप अपनी उम्र सेकंड में बताने लगे, हम तो सेकंड में बताएंगे, तो देखिए पहले वर्ष के दिन बनाएंगे, तो एक वर्ष में 365 दिन का गुणा करेंगे, ठीक है। 365 1/4, ठीक है ना। 365 होल 1/4, ये हो गए दिन। दिन में भी बहुत बड़ी संख्या आएगी। फिर जैसे देखो मात्रक छोटा कर दिया, संख्यात्मक मान बढ़ गया। अब दिन को बदलेंगे घंटों में तो 24 का गुणा करेंगे। फिर घंटे को बदलेंगे मिनट में तो 60 का गुणा करेंगे। और फिर सेकंड में बदलेंगे तो 60। अब इतनी संख्या का गुणा करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या आएगी, तब आप अपनी उम्र बता पाएंगे कि मैं इतने सेकंड का हूँ। जब तक बताएंगे तब तक 1-2 सेकंड के आप और बढ़ गए होंगे, तो वो प्रॉपर मात्रक नहीं रहा एक तरीके से। तो कहने का अर्थ मैंने समझाने की कोशिश की है कि मात्रक हमारा उचित परिमाण का होना चाहिए, जिससे कि संख्यात्मक मान न बहुत बड़ी संख्या आए न छोटी संख्या, यानी उचित परिमाण का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उचित परिमाण हमें फिक्स करना चाहिए, उचित परिमाण, ओके। आगे यहाँ क्या लिखेंगे कि जो हमारा मात्रक है उसमें ये गुण होना चाहिए कि उसका जो परिमाण है वो ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि संख्यात्मक मान न तो बहुत बड़ी संख्या आए न बहुत छोटी संख्या आए। इस बात को आप पूरा लिख लेंगे। तो ये मैं पॉइंट्स समझाता चल रहा हूँ भाई। एक पॉइंट और समझ लें, सॉरी भाई, परिमाण उचित हो गया और भली भांति परिभाषित हो, मतलब इसको परिभाषित भी करना है, यानी भली भांति परिभाषित होना चाहिए।
उसकी एक परिभाषा बनानी पड़ेगी कि कभी वो हमारा जो मानक है वो अगर नष्ट हो जाता है किसी तरीके से, तो उस परिभाषा के बेस पर हम उसको पुनर्उत्पादित कर सकें, भली भांति परिभाषित होना चाहिए। ओके, अब इसीलिए हमने आपको कल होमवर्क दिया था कि इन मात्रकों की आप परिभाषा लिखना। तो देखें, हर मात्रक को एक प्रॉपरली परिभाषित किया गया है कि 1 मीटर कितना है, 1 सेकंड कितना समय है, 1 मोल कितना है, 1 केल्विन कितना है, 1 किलोग्राम कितना है, उसको परिभाषित किया गया है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो कि हमारे मात्रक में होनी चाहिए। तो भाई इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और मात्रक ऐसा भी होना चाहिए कि नष्ट हो जाए तो उसको हम आसानी से उपलब्ध दोबारा कर सकें। तो वो मैंने यहाँ लिख दिया है, उपलब्धता आसान हो। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने समझाने की कोशिश की है जिससे आप लोग ये समझ जाएं कि मात्रक बहुत आसान चीज़ होगी। आपने तो पढ़ लिया कि लंबाई का मात्रक मीटर, लेकिन कितना जटिल काम है कि मानक को निर्धारित करना, उसकी परिभाषा को फिक्स करना। ये वैज्ञानिक ही समझते हैं कि कितना टिपिकल काम है। तो आप लोगों के लिए तो बहुत आसान बात हो गई। तो अब आगे चलते हैं बच्चों, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ये बात रही, अभी हमने मात्रक के कुछ लक्षण बताए थे जो होने चाहिए। अब हम जो मुख्य मुद्दे पर आते हैं, जो हमारा मेन पॉइंट है, जो हमारा मुख्य टॉपिक है, वो ये है कि हम एक गलती करते हैं। भाई मैंने अक्सर देखा है बच्चों को, जब मैं बोर्ड कॉपियों का भी मूल्यांकन करता हूँ उस समय भी मैंने देखा है कि तमाम गलतियाँ होती हैं। बच्चे नहीं, बड़े बड़े भी गलतियाँ करते हैं। तो ऐसा ना करें। वो कुछ सावधानियां हैं जो आपको याद रखनी है कि हम मात्रक को लिखें कैसे। मात्रक को लिखने का भी भाई एक प्रॉपर ढंग होता है। बहुत से बच्चे बहुत गलतियां करते हैं उसमें, तो उसको समझ लें। मात्रक लिखते समय जो सावधानियां बरतनी हैं, मात्रक शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, मात्रक लिखने में सावधानियां, बहुत संक्षेप में हेडिंग डाल रहा हूं। मात्रक लिखने में क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, प्रिकॉशंस। मैं संक्षेप में समझाता चल रहा हूं भाई, आप प्रॉपरली लिख ही लेंगे। पहली बात आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप मात्रक लिखें, वो मात्रक अगर आप पूरा लिख रहे हैं तो उसे हमेशा छोटे अक्षर से ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे आपने लिखा न्यूटन, कैपिटल अक्षर से स्टार्ट नहीं होगा। तो आपने लिखा, जैसे बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो आपने न्यूटन लिखा। ओके, पूरा लिख रहे हैं ना। जैसे 5 न्यूटन का बल है, 3 न्यूटन का बल है, न्यूटन लिखा आपने मात्रक। जैसे 5 न्यूटन लिखा, मान लीजिए हमारा कोई पिंड 5 न्यूटन के बल से गति कर रहा है, 5 न्यूटन का बल उस पर लगाया है, तो आप इस tariके से लिख देते हैं, तो ये गलत है। तो 5 न्यूटन को ऐसे न लिख के 5 न्यूटन ऐसे लिखेंगे। 5 मीटर ऐसे नहीं लिखेंगे, 5 मीटर ऐसे लिखेंगे। ओके, बात समझ रहे हैं। 5 सेकंड लिखने हैं समय का मात्रक, ऐसे नहीं लिखेंगे कि बड़े एस से स्टार्ट कर दें, ऐसे लिखेंगे। ये कब है, जब आप पूरा मात्रक लिख रहे हैं, तब छोटे अक्षर से ही स्टार्ट होगा। यानी ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही तरीका, ये सही तरीका, ये सही तरीका। 5 किलोग्राम के बड़ा स्टार्ट नहीं करेंगे कि ऐसे किलोग्राम लिख दिया। क्या लिखेंगे, 5 छोटा के बनाएंगे। ये गलत तरीका, ये सही तरीका, ये हमारा गलत तरीका था। तो इस तरीके से यानी छोटे अक्षर से लिखे जाएंगे। अब एक बात का ध्यान रखना है, अगर हमारा मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम पर है, जैसे न्यूटन वैज्ञानिक का नाम था, तो उसका अगर संकेत लिख रहे हो
तो वो बड़े अक्षर से लिखा जाएगा। और अगर पूरा लिख रहे हो, जैसे यहाँ पर न्यूटन मैंने पूरा लिखा था, तो मैंने सही तरीका क्या है, छोटे अक्षर से ही स्टार्ट किया है, भले ही साइंटिस्ट का नाम है, समझ रहे हैं, न्यूटन को छोटे एन से ही लिखा है, क्योंकि उसको पूरा न्यूटन पूरा नाम लिखा है। इसलिए अगर संक्षेप में लिखें, जैसे मीटर को एम लिख देते हैं, न्यूटन को एन से लिखा जाता है, तो इसी को अगर आप, ये हटा दूं भाई, समझते चलना, इनको आप पॉइंट्स में लिख लेंगे। अब यहाँ कोई मैं पूरी बात थोड़ी लिखता फिरूंगा भाई, समय लगेगा। इसी बात को आप अगर संक्षेप में लिखते हैं, तो मैंने ये कहा था कि बड़े अक्षर से नहीं लिखना चाहिए। तो अगर साइंटिस्ट का नाम है तो बड़े अक्षर से लिखेंगे, अगर संकेत में लिख रहे हो, अगर केवल एन लिख रहे हो तो 5n, ये सही तरीका है। 5 मीटर, अब ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है, तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो भी छोटे से ही स्टार्ट होगा। साइंटिस्ट का नाम होगा, वैज्ञानिक का नाम होगा, तभी बड़े से प्रतीक जो उसका है, संकेत जो है मात्रक का, वो बड़े से लिखा जाएगा वैज्ञानिक का नाम होने पर। और अगर वो वैज्ञानिक का नाम नहीं है, तो भले ही आप पूरा नाम लिख रहे हैं या संकेत लिख रहे हैं, वो छोटे से ही लिखा जाएगा। सेकंड है तो 5 सेकंड संक्षेप में ऐसे लिखा जाएगा। किलोग्राम है तो 5 किलोग्राम ऐसे लिखा जाएगा, के छोटा ही बनेगा। बात समझ गए। जैसे इसी क्रम में एक बात और बता दें, जैसे 5 एम्पियर की धारा बह रही होती, तो अगर आप ऐसे लिख देते हैं 5 एम्पियर, तो ये गलत तरीका है, क्योंकि अब यहाँ तो सोचने की बात ही नहीं है भाई। यहाँ तो पूरा नाम लिखा है, हमने पूरा नाम लिखेंगे तो छोटे से ही लिखेंगे, समझ रहे हैं ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, AMPERE। अगर इसको, ये सही तरीका है। अगर संक्षेप में लिख रहे हैं, अब चूंकि एम्पियर वैज्ञानिक का नाम है, तो संक्षेप में उसके प्रतीक के रूप में जब लिखेंगे तो 5A, बड़ा ए लिखेंगे, ये सही तरीका है। एक सही तरीका, पूरा नाम वैज्ञानिक का नाम है। तो कुल मिला के क्या बात रही, संकेत में लिखते हैं तो जो संकेत वैज्ञानिक के नाम पर होंगे वो बड़े से लिखे जाएंगे, और अगर पूरा लिख रहे हैं तो वैज्ञानिक के नाम पर हो या न हो, छोटे से ही स्टार्ट होंगे अगर पूरा नाम लिख रहे हैं तो। और संकेत की स्थिति में वैज्ञानिक का नाम अगर है तो उसका संकेत बड़े से, जैसे 5 केल्विन, केल्विन वैज्ञानिक का नाम है और ये ताप का मात्रक है, तो के लिखा जाएगा। ठीक है। अब केल्विन के ही केस में एक टेम्परेचर वाली एक बात और याद रखनी है कि जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड आप ऐसे लिख देते हैं, डिग्री लगाते हैं टेम्परेचर के ताप में, ये सही है। आप 0 कह दें या 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो तो आप डिग्री लगाते हैं। फ़ारेनहाइट लिखेंगे तो 10 डिग्री फ़ारेनहाइट लगाते हैं, ये भी सही तरीका है। लेकिन केल्विन पर डिग्री नहीं लगाई जाती है। अगर किसी का टेम्परेचर 10 केल्विन है तो 10 के बड़ा ही लिखा जाएगा। बड़ा इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि वैज्ञानिक का नाम है और इसमें डिग्री नहीं आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने इसको 10 डिग्री केल्विन लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या सही है क्या गलत है वो मैं यहाँ समझाता जा रहा हूँ बच्चों, इसको लिख लें। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो अभी यहीं बता देते हैं अगला पॉइंट। इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आप जो मात्रक लिखते हैं भाई, वो मात्रक कभी भी बहुवचन में नहीं लिखा जाता है, भले ही संख्यात्मक मान उसका बहुवचन हो। आप ये कहो कि 1 मीटर है तो हमने 1 मीटर लिख दिया ऐसे, ये सही है। और अगर मान लीजिए 20 मीटर है तो आप ये कहें कि 20 मीटर्स लिखेंगे, हम इसको बहुवचन बनाएंगे, तो ये गलत है। प्लूरल नहीं बनाया जाता है भले ही यहाँ पर बहुवचन हो। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो बच्चों ये मात्रकों को लिखने की एक सही तरीका है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये जब आप विज्ञान के छात्र हैं तो ऐसी छोटी छोटी त्रुटियां आप न करें। इसलिए इस उम्मीद के साथ मैंने आप लोगों को ये बातें बताई हैं कि आप लोग एक वेल मेंटेन तरीके से ही अपने आंसर को प्रस्तुत करें। ओके भाई। तो अब बात आती है भाई, यहाँ हमने लिखा था अभी कि प्रॉपर जो मात्रक होना चाहिए वो भली भांति परिभाषित होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने कल एक होमवर्क दिया था। तो बच्चों फिर मैंने ये सोचा कि आप लोग ये सोचेंगे कि कौन सी परिभाषा लिखें। एक ही मात्रक की कई कई परिभाषाएं दी हैं। तो देखो अलग अलग वर्षों में
अलग अलग परिभाषाएं चलती चली आई, लेकिन आप वो परिभाषा लिखिए कि जो जब अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बनी, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जब बन गया, एसआई यूनिट्स जब बनी, तब जो परिभाषा दी गई हैं वो अंतिम परिभाषाएं हैं। उससे पहले की भी परिभाषाएं वो बुक्स में लिखी हैं। जैसे 1 किलोग्राम के लिए ये लिखा गया है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर जल या 1000 सीसी घन सेंटीमीटर जल का जो द्रव्यमान है वो 1 किलोग्राम है। ये पुरानी परिभाषा हो गई। सेकंड की एक परिभाषा है कि माध्य सौर दिवस के 1/86,400वें भाग को हम 1 सेकंड कहते हैं। ये भी पुरानी परिभाषा हो गई। तो बेटा अब मैंने एक काम किया है कि मैंने एक परिभाषाएं लिख रखी हैं पहले से ही, जो आपको लिखनी है आप वो पढ़िए जो आज की डेट में है। सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं उन लिखी हुई परिभाषाओं पर, आप उनको नोट करेंगे। तो बच्चों मैंने ये परिभाषाएं लिख रखी हैं अभी। जैसे मानक मीटर की बात करते हैं सबसे पहले। ये मानक मीटर, 1 मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में 1/299792458 सेकंड में तय करता है। यानी 1 सेकंड का इतना छोटा हिस्सा, इतना वहाँ भाग कर दिया जाए, तब प्रकाश 1 वर्ष में जो दूरी तय करेगा इतने सेकंड में जो दूरी तय करेगा, कितने सेकंड में, 1 सेकंड के इतने टुकड़े 299792458 इतनेवें भाग में जो दूरी तय करेगा प्रकाश, वो 1 मीटर के बराबर होगी। ये आज की डेट की सबसे प्रचलित परिभाषा है, क्योंकि यही सबसे सर्वमान्य है आज की तारीख में। इससे पहले बहुत सारी परिभाषाएं थीं, जैसे कि मैं कुछ परिभाषाएं आपको बता रहा हूं। जैसे बहुत पहले ये परिभाषा बनाई गई थी कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा तक पृथ्वी की परिधि जितनी होती है उसके 1 करोड़वें भाग को 1 मीटर कहा जाता है। ये बहुत पुरानी परिभाषा हो गई। फिर उसके बाद एक परिभाषा और आई थी कि प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु की छड़ पर अंकित 2 निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी को निश्चित ताप 273.16 केल्विन और दाब 1 बार यानी बार दाब की यूनिट है पर 1 मानक मीटर कहलाता है। जो प्लेटिनियम इरिडियम मिश्र धातु की छड़ है उस पर 2 बिंदु लगे हैं, उनके बीच की दूरी 1 मीटर है, जो कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 273.16 और प्रेशर 1 बार के बराबर होना चाहिए। तो ये कंडीशंस हैं, उस समय की ये परिभाषा है। अब ये जो मानक मीटर है ये कहाँ रखा है, फ्रांस में पेरिस के निकट एक जगह है सेवरिस। उस स्थान पर माप तौल का अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो है, मेजरमेंट्स का इंटरनेशनल ब्यूरो है, उसमें ये छड़ रखी हुई है। अब यही छड़ इंडिया में, यही छड़ का मतलब इसी छड़ की नकल, ऐसी ही छड़ एक अपने इंडिया में है, वो है राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली में रखी गई है। अब इसमें यह है कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या ये छड़ नष्ट हो जाए या टेम्परेचर और प्रेशर इतने बदल जाएं, तो इस स्थिति में ये हमारा जो मीटर है वो चेंज हो सकता है। तो इसलिए ये भी ज़्यादा एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं मानी जाती है आज की डेट में। एक परिभाषा और दी गई थी कि 1 मानक मीटर वह लंबाई है जो शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित नारंगी लाल प्रकाश की 1650763.73 तरंग दैर्ध्यों के बराबर होती है। ये परिभाषा मैंने इसलिए बोली हैं कि ये भी परिभाषाएं आपको बुक में लिखी मिलेंगी, तो आप लोग ये कहेंगे कि सर ने यही डेफिनेशन क्यों लिखाई है। तो बच्चों ऐसा है, ये जो डेफिनेशन है ये 1983 से अब तक की सबसे प्रचलित एसआई डेफिनेशन है। तो आप लोग एग्जाम में आता है तो इसको याद रखिए, इन सभी डेफिनेशंस को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने ये पहले से आप लोगों के लिए लिख रखी हैं। इसे क्या कहेंगे, मानक मीटर। तो एक बार फिर सुन लें। तो मेरा कहने का अर्थ यही था कि बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन जो आज की डेट में प्रचलित हैं आप लोग उनको याद रखेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये जो डेफिनेशन है ये
सन 1983 से अब तक मान्य है। 1983 में, इससे अभी और जो परिभाषाएं मैंने अभी बोली थी वो इनसे पहले की थी। तो 1983 से अब तक यही डेफिनेशन मान्य है। तो ये अब तक की सबसे उचित परिभाषा है। तो आप लोगों को यही परिभाषा लिखनी है। अब चलते हैं द्रव्यमान के मात्रक पर, जो क्या है, मानक किलोग्राम। तो देखिए मानक किलोग्राम, अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मानक किलोग्राम की ये जो परिभाषा है ये सबसे मान्य है। इसी को आप याद रखेंगे कि फ्रांस में पेरिस के निकट सेवरिस नामक स्थान पर, अभी मैंने बताया था कि फ्रांस में एक पेरिस के निकट एक अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो है, मापतौल का अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो, जिसमें फिर पढ़ते हैं फ्रांस में पेरिस के निकट सेवरिस नामक स्थान पर मापतौल के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो में सुरक्षित रखे हुए प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु के बने हुए एक बेलन के द्रव्यमान को मानक किलोग्राम कहते हैं। वो जो बेलन रखा है उसका जो द्रव्यमान है वही क्या है, 1 किलोग्राम। तो उसी से सारा मेजरमेंट, उसी से सारे द्रव्यमान के मात्रक बनेंगे जो भी बांट बनाए जाते हैं। तो एक बात ध्यान रखेंगे, इसमें भी बहुत सारी परिभाषाएं थी। अब ऐसा ही एक मानक अपने यहाँ इंडिया में कहाँ रखा है, इंडिया में जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है NPL में, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, ये कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। NPL नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी, सॉरी NPL, एल है बच्चों, ये NPL राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला में ये रखा हुआ है। अब बच्चों एक बात और आपको याद रखनी है कि ये जो बेलन है इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, वो मैं यहाँ अभी लिखता हूँ। ओके, तो थोड़ी सी सेटिंग मुझे करनी होगी इसमें। तो इसमें आप एक बात ध्यान रखेंगे, तो बच्चों आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसका, इतने का आप एक स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आप ये डेफिनेशंस लिख सकेंगे। इतने का आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसी बेलन की ही बात कर रहे हैं हम, मानक किलोग्राम की ही बात हो रही है। तो ये जो रखा हुआ है मानक, उसमें प्लेटिनम और इरिडियम मिश्र धातु से मिला करके इसको बनाया गया है। तो इन मिश्र धातुओं पर भौतिक अवस्थाओं के परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता है, टेम्परेचर का, प्रेशर का, इसलिए यही धातुएं ली गई हैं। तो और ये जो बेलन बनाया गया है उसमें प्लेटिनम और इरिडियम जो मिश्र धातुएं हैं उनका जो अनुपात है वो आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जानकारी के लिए है। वो 9:1 के अनुपात में इनको रखा गया है। और जो बेलन का व्यास है, परिभाषा यही है भाई, ये तो जानकारी के लिए लिख रहा हूँ, बेलन का व्यास डायमीटर और बेलन की लंबाई बराबर है। बेलन की लंबाई, जो बेलन की लंबाई है और व्यास है दोनों बराबर हैं और वो 39 mm के हैं। 39 मिलीमीटर है भाई ये। तो ये बात याद रखेंगे आप, तो यही डेफिनेशन आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसे आप 12th में पढ़ेंगे, नाभिकीय भौतिकी में द्रव्यमान बहुत छोटे छोटे होते हैं भाई। वहाँ हम दूसरे तरीके से परिभाषा बना लेते हैं कि कार्बन 12 का मतलब है कार्बन का एक समस्थानिक है ये 6C12, उसके 5.0188 इंटू 10⁻25 परमाणुओं का द्रव्यमान 1 किलोग्राम कहलाता है। ये न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए डेफिनेशन हो गई 1 किलोग्राम की। ओके, ये नाभिकीय भौतिकी के लिए हो गई। और ये ऊपर वाली जो डेफिनेशन थी वो किसके लिए थी, एक जनरली जो साधारण जो मापतौल होती हैं उनके लिए। तो बच्चों इसी क्रम में और आगे चलते हैं और डेफिनेशंस लिखते हैं। ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक बात और बता दें, ये जो डेफिनेशन है सन 1989 से अब तक मान्य है, यही चली आ रही है।
ये सबसे लेटेस्ट डेफिनेशन है, ओके, 1989 से। तो अब आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों अब मानक सेकंड की परिभाषा मैंने बताया था, ये सर्वमान्य परिभाषा है जो इस समय की सबसे लेटेस्ट डेफिनेशन है, यही आपको लिखनी है। इससे पहले भी और परिभाषाएं थीं, जैसे माध्य सौर दिवस के 1/86,400वें भाग को हम, यानी माध्य सौर दिवस का कितना भाग लेंगे, 1/86,400वां भाग, यानी जो माध्य सौर दिवस है, बात समझ रहे हैं, सौर दिवस समझते हैं, उस सौर दिवस का, सभी सौर दिवसों का माध्य करके एक माध्य सौर दिवस निकालते हैं और उसका इतना हिस्सा कर दें तब वो 1 सेकंड माना जाता है। तो ये पुरानी परिभाषा है, ये भी आपको बुक में मिलेगी, मैं पूरी नहीं लिख रहा हूँ, जो लेटेस्ट है वही लिखी है कि 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में, एक परमाणु घड़ी होती है जिसमें सीजियम 133 उसका ये आइसोटोप है, परमाणु देखिए 91926317770 कंपन करता है, यानी इतने कंपन कर लेता है, ये बहुत बड़ी संख्या है। जब वो इतने कंपन कर लेता है तब 1 सेकंड होता है, उसी को हम एक मानक सेकंड कहते हैं। बहुत बड़ी संख्या है, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, अरबों कंपन होंगे, 9 अरब कंपन होंगे, मतलब 9 अरब से मतलब पूरी नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, इतने कंपन होंगे तब वो क्या होगा, 1 सेकंड। तो ये परिभाषा 1967 में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन हुआ था, उसमें निर्धारित हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन में। तब से अभी तक मान्य है, तब से अभी तक यही डेफिनेशन मान्य है, आपको यही परिभाषा लिखनी है, तो याद रखेंगे बच्चों। अब आगे चलते हैं। अब बच्चों विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर की परिभाषा ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ। तो 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई वाले समांतर एवं नगण्य वृत्तीय अनुप्रस्थ काट के चालकों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। ये परिभाषा आपको 12th में समझ में आएगी, ये चैप्टर जब पढ़ाएंगे विद्युत क्षेत्र चुंबकीय प्रभाव विद्युत धारा का, उस समय आपको ये डेफिनेशन समझ में आएगी। उसमें होता क्या है कि जैसे हम 2 वायर समांतर तार लेते हैं, सॉरी बच्चों, जैसे एक वायर ये है, एक वायर ये है, अनंत लंबाई के हैं, समांतर रखे जाएंगे और इनमें धारा बह रही है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इन वायर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी रखी गई है, 1 मीटर। और ये तार बहुत पतले हैं क्योंकि लिखा है नगण्य वृत्तीय अनुप्रस्थ काट के, जिससे कि प्रतिरोध कम हो, इसलिए नगण्य बहुत पतले से पतले तार जब लेंगे, चालक लिख दिया है मैंने, चालक यानी तार एक ही बात है, यहाँ मैंने लिखा है प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर, आप लिख सकते हैं प्रत्येक चालक की प्रति मीटर लंबाई पर। तो जब 2 तार को हम इस तरीके से 1 मीटर की दूरी पर समांतर रख दें और वो भी कहाँ, निर्वात में जहाँ वायु न हो, तो इनके बीच जो बल लगे, अगर इनके बीच बल लग रहा है कितना, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का, ये तार एक दूसरे पर बल लगाएंगे भाई। अगर धारा एक ही दिशा में है तो बल आकर्षण का होता है, इस तरीके से ये जो बल F इनके बीच लग रहा है उसका मान इतना होना चाहिए, तब इनमें बहने वाली धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। तो ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन हो गई। इस बात को आप समझ जाएंगे आगे, अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो बल लग रहा है, ये बल आकर्षण का, प्रतिकर्षण का, दोनों का हो सकता है, आगे समझ में आएगी ये बात। जैसे अगर धारा विपरीत दिशा में होती तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता, ये तार, ये वाला इस पर इधर बल लगाता, ये इधर बल लगाता, ओके, वही कंडीशन है। तो ये प्रतिकर्षण का, तो इतना डिटेल में कुछ नहीं लिखना, यही परिभाषा आपको लिखनी है, ये बात आप लोग याद रखेंगे तो परिभाषा समझ में आ गई होगी। ये जो डेफिनेशन है वो सन 1948 से अब तक मान्य है, ओके, 1948 से अब तक मान्य है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगली परिभाषा पर चलेंगे।
तो बच्चों अगली परिभाषा है ताप का मात्रक होता है एसआई मात्रक केल्विन। तो इसकी डेफिनेशन ये दी गई है कि जल के त्वरक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप के 1/273.16वें भाग को एक केल्विन कहते हैं। अब ये चीज़ आपको आगे समझ में आएगी जब आप त्वरक बिंदु पढ़ेंगे, जल का त्वरक बिंदु पढ़ेंगे 11th में ही समझ में आ जाएगी आगे, अभी आपको याद रखनी है। तो उसका इतना भाग एक केल्विन है। इसका मतलब क्या हो गया, एक तरीके से हम ये निष्कर्ष निकला इससे कि हमारा जो जल का त्वरक बिंदु रहा, जल का त्वरक बिंदु वो कितना रहा 273.16 केल्विन। भाई केल्विन पे डिग्री नहीं लगाते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया है। इसका स्क्रीनशॉट लें फिर आगे चलते हैं। देखो भाई अगली परिभाषा, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। तो कैंडेला को इस तरीके से परिभाषित किया है, यदि 540.10 हर्ट्ज आवृत्ति वाला प्रकाश स्रोत किसी निश्चित दिशा में 1/683 यानी 1/683 वाट प्रति स्ट्रे रेडियन की विकिरण तीव्रता का एक बड़ी प्रकाश उत्सर्जित करता है तो उस दिशा में उस स्रोत की ज्योति तीव्रता एक कैंडेला मानी जाती है। ये जो परिभाषा है ये भी 1979 से 1979 सन 1989 से अब तक मान्य है, चली आ रही है। यही लेटेस्ट डेफिनेशन है भाई, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये भी आपको 12th में समझ में आएगी ये परिभाषा, जब आप पढ़ेंगे ज्योति तीव्रता क्या होती है, विकिरण तीव्रता क्या होती है, ये वाट और स्टेरेडियन ये किसके मात्रक हैं, कैसे है, आवृत्ति क्या है, ये सब समझ में आ जाएगा आपको जब 12th में आप ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, प्रकाश की पढ़ेंगे। ओके, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लें, आपको ये नोट करनी है। बच्चों पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, उसकी ये परिभाषा देखिए, एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम यानी ये 12 ग्राम हुआ में परमाणुओं की संख्या के बराबर, और इतने यानी 0.012 किलोग्राम में कितने परमाणु होंगे, इतने परमाणु होंगे, इतनी संख्या अगर है तो वो मात्रा क्या कहलाएगी, एक मोल। जैसे परमाणु इतने हों, अणु इतने हों तो वो अणु के हिसाब से मोल हो जाएगा। तो एक मोल मात्रा कितनी है, जो कि कार्बन 12 के इतने किलोग्राम में जितने परमाणु हैं और कितने हैं इतने, इतनी संख्या के बराबर हो जाए तो वो मात्रा क्या कहलाती है, मोल कहलाती है। ये डेफिनेशन भी सन 1971 से अब तक मान्य है। तो बच्चों इनको लिखने का मेरा उद्देश्य यही था कि आप लोग लेटेस्ट डेफिनेशन याद करें, क्योंकि बुक में एक एक मात्रक की बहुत सारी परिभाषाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि मूल राशियां क्या हैं और उनके एसआई मात्रक, उनकी परिभाषाएं और मात्रक को लिखने का सही तरीका, और एक मात्रक में क्या क्या गुण होने चाहिए, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली। तो जो एसआई, जो इंटरनेशनल सिस्टम में जो 7 मूल राशियां थी हमने पढ़ ली। अब मैंने बताया था कि 2 पूरक राशियां और होती हैं, पूरक राशियां, कोण और घनकोण। कोण और घनकोण क्या होते हैं, उनके मात्रक को कैसे परिभाषित करेंगे, और व्युत्पन्न राशि क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशि क्या होती हैं, ये चर्चा हम कल के लेक्चर में करेंगे। पूरक राशियां और व्युत्पन्न राशियां, क्योंकि ये लेक्चर भी काफ़ी लेंदी होता जा रहा है। और कल ही बात करेंगे अन्य व्यवहारिक मात्रकों की। देखो इन मात्रकों के अलावा जो हमने अभी एसआई मात्रक पढ़े, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर और कैंडेला, मोल, इनके अलावा व्यवहार में इन्हीं से काम नहीं चलना है। व्यवहार में हमें और भी मात्रक पढ़ने पड़ते हैं, सेंटीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, प्रकाश वर्ष, पारसेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो बहुत सारे, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन और ग्राम, किलोग्राम, डेसीग्राम, क्विंटल, टन, बहुत सारे मात्रक हैं जो व्यवहारिक हैं, उनकी भी चर्चा कल करेंगे। तो कल मात्रक के टॉपिक को हम कर देंगे समाप्त। तो कल का लेक्चर देखना ना भूलें, क्योंकि कल का लेक्चर भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बेटा वैसे मैं आज ही पढ़ा था, लेकिन वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है तो आप लोग भी बोर हो सकते हैं। ओके, मिलते हैं कल शेष भाग को पूरा करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।